नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा सरकार हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार वाहन बनाने वाली कंपनियों पर मेहरबान नजर आई है। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को हरियाणा में आमंत्रित किया है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को मनोहर सरकार हरियाणा में न केवल रियायतें देगी बल्कि कैपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। देखिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण और बिक्री बढ़ाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को अपने उद्योग स्थापित करने और पहले से स्थापित उद्योगों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए अनेक छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक निर्माताओं को हरियाणा में उद्योग लाने के लिए आकर्षित किया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने, वाहनों की बैटरी, उपकरण और चार्जिंग स्टेशन के लिए बुनियादी सुविधाएं देने वाले उद्योगों को हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत विशेष लाभ दिए जाएंगे। सरकार को राज्य में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की पूरी उम्मीद है। तो वहीं दूसरी ही तरफ हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। उन पर वायु और ध्वनि प्रदूषण समेत एनजीटी के अन्य प्रतिबंध लागू होते हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। निर्धारित पूंजीगत निवेश में पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में पहली 20 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 25% और अधिकतम 15 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। लघु उद्योग श्रेणी में पहली 10 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 20% और अधिकतम 40 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। मध्यम उद्योगों की श्रेणी में पहली 5 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 20%, अधिकतम 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। भारी उद्योगों की श्रेणी में पहली 2 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 10% और अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मेगा उद्योगों की श्रेणी में पहली 3 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 20% और अधिकतम 20 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के लिए उद्योगों को 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बस और भारी वाहन का निर्माण करना होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश विकास की गति की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबूत ये है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में वाहनों की संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, गंभीर स्वास्थ्य खतरे में पैदा कर रहे हैं। इसीलिए वैकल्पिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लागू करना बेहद जरूरी हो गया है, जिस कारण परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा खुद फील्ड में उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही इसके प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के लिए विशेष छूट का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, ताकि वे पर्यावरण अनुकूल वाहन बनाने के लिए प्रेरित हो सके। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की बेहतरीन नीति का समर्थन करते हुए अपनी पॉलिसी बनाई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को प्रदेश सरकार अपने राज्य में न केवल रियायतें देगी बल्कि कैपिटल सब्सिडी भी प्रदान करेगी। चलो बात करेंगे किसानों को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से 3 दिन के लिए खोल दिया है, ताकि किसान खरीफ फसलों के पंजीकरण का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सके। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर से ही खरीफ की फसलों की खरीद को शुरू किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है। सरकार कृषि क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं और सभी सुविधाएं प्रदान कर किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से एक पोर्टल पर किसानों को उनकी फसलों की पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी पोर्टल में किसानों को एक ही जगह पर सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और समस्या का निवारण के साथ फसल बोने से फसल की मंडी में बिक्री होने की सुविधा प्राप्त करवाई जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके बाद से पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 3 दिन के लिए और खोल दिया, ताकि किसान खरीफ फसल के पंजीकरण का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सके। मुख्यमंत्री ने वीरवार को देर शाम तक खरीफ फसल की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद से जुड़े सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि फसल बेचने आने वाले किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसकी स्टोरेज और मंडियों में बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को फिर से 3 दिनों तक पंजीकरण के लिए खोल दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वो इन 3 दिनों में अपना पंजीकरण करवा लें। हमारा कोशिश ये है कि हरियाणा के 80 लाख एकड़ में खेती होती है। एक एकड़ का हमें जानकारी हो कि किसमें गन्ना है, किसमें गेहूं है, किसमें चावल है, किसमें बाजरा है, किसमें मूंग है, मोट है, ताकि उसी हिसाब से हम नीतियां बनाएं। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, जो एमएसपी पे खरीद होती है, वो खरीद हम हरियाणा के किसानों की हरियाणा में करना चाहते हैं। ठीक है। जो उस पोर्टल पर चढ़ाएगा कि मेरा 10 एकड़ में धान है, मेरा 8 एकड़ में धान है, और तो उसकी जो लिमिट हमारी ने रखी है इस बार 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसकी खरीद कर लेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रदेश का आ जाएगा। हमारी मंडियां, हमारा खजाना, हमारा सिस्टम हरियाणा के किसानों के लिए है, और उसका हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने फिर पोर्टल को दोबारा खोल दिया है कि जो किसान जिसने धान एमएसपी पे बेचना है, जिसने नहीं चढ़ाया है, वो चढ़ा दे। कितनी तारीख तक? 2-3 दिन के लिए पहले हमेशा बार खुल चुका है, अब 2-3 दिन के लिए फिर खोला है, तो जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। और इन किसानों की हम सीधे पेमेंट करेंगे, पूरी खरीद करेंगे। ये जरूर प्रयत्न है कि गीला धान ना लेके आए, थोड़ा सा सूखा के लेके आए, ताकि मंडियों के अंदर अव्यवस्था ना हो। बारिश हो गई है और इस बारिश की वजह से बेमौसमी बारिश से किसान परेशान है, हम भी परेशान हैं, और दुर्भाग्य से ये पिछले कई बार इस मंडी के टाइम में बारिश हो जाती है, तो लेकिन 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा। किसान की जो है सारा परचेज जो है 1 तारीख से हम करेंगे, सीधे खाते में उनको पैसा देंगे। कई जगह फसलों को भी नुकसान हुआ होगा। उसका जो बीमित किसान है, बीमा कंपनी से क्रॉप कटिंग में उसको बीमा मिलेगा, और जो नहीं है उनका खराबे का जो गिरदावरी चल रही है, मेन गिरदावरी के साथ ही खराबे की गिरदावरी हो जाती है। 1 लाख एकड़ की सूचना तो हमें मिल चुकी है, बाकी जो मिलेगी उसको प्रदेश सरकार के खजाने से उसकी सहायता करेगी। एक से लंपी वायरस की क्या स्थिति है प्रदेश में? कितने वैक्सीनेशन हुए, कितने पशुओं की मौत हुई और कितने बचे हुए अभी? दुर्भाग्य रहा है कि इस बार बहुत सारी संकट आए। कभी टिड्डी आ गई, कभी कोरोना आ गया, कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी अब गौ माता में लंपी वायरस आ गया, और इससे बहुत ज़्यादा गोवंश को प्राण त्यागने पड़े। गुजरात के अंदर, हमारे राजस्थान में, पंजाब में। लेकिन हमने जो कार्रवाई करनी थी तुरंत की, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बगैर टेंडर के दवाई खरीदने के आदेश दिए, टेंडर की दवाई खरीदी, डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगाई, और वैक्सीनेशन जो हमारी 19 लाख के आसपास गोवंश है उसमें से 17.5 लाख का वैक्सीनेशन कर दिया। और सारे देश में सबसे कम जो है मृत्यु गौ की 2,500 के आसपास हुई, उसका हमें दुख है, लेकिन हमारे प्रदेश में हुई है। अभी भी 20,000 के आसपास गोवंश पीड़ित है, और हम उनका ध्यान रखे हुए हैं, उनमें से भी ज्यादातर स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में पंजीकृत किसानों को मिलता है लाभ। इस पोर्टल पर किसानों को कृषि से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं उपलब्ध। पोर्टल के माध्यम से किसानों को एक ही जगह पर मिलती है सभी सरकारी सेवाएं।
इसी पोर्टल पर समस्या के निवारण की सुविधा भी दी जाती है। पोर्टल के माध्यम से किसानों को खाद्य, बीज, ऋण एवं कृषि उपकरण की सब्सिडी समय पर मिलती है। आवेदक किसान पोर्टल पर पंजीकरण कर सीजन में बोई जाने वाली फसलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान अपने खेत और फसल का पूरा ब्यौरा घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर फसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होने से राज्य के किसानों को बार बार कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। आवेदक किसान आपदा फसल खराब होने पर आसानी से मुआवजा प्राप्त कर सकता है। पोर्टल के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की बिक्री और फसल की खरीद करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद के दौरान प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। फसलों की सुगम खरीद सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी। इसके लिए मंडियों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना की पात्रता के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी हैं। 1 तारीख से हर साल की तरह जो है भारत सरकार की एमएसपी पे जो खरीद होती है धान की, वो हम शुरू करेंगे और सभी प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं और जो हमारा टारगेट है हरियाणा के किसानों की खरीद करना, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, चाहे वो बारदाना की है या ढुलाई की है और किसानों का डाटा की है, किसानों को सीधी पेमेंट करने की है, उसके लिए जो इंतजाम हमें करने हैं वो हम कर चुके हैं। और दुर्भाग्य से एक समस्या जो है, आमतौर पर कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग हैं मंडियों के अंदर, जब भी किसान की फसल का वक्त आता है तो वो हड़ताल का नारा देते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसान ने 6 महीने पसीना बहाया है और आज उसका वक्त आता है कि वो अपने पसीने की कमाई को घर ले जाए, तो उस वक्त कहे कि भी हम हड़ताल करेंगे, तो ये अनुचित है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस तरह की कार्रवाई ना करें और अगर फिर भी ये हड़ताल जारी रहती है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एफपीओ करेंगे और हमारे पास प्रशासन जो है खरीद जरूर कराएगा और किसान को उसके खून पसीने की जो कमाई है वो उसके खाते में हम पहुंचाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। और दूसरा एक जो मांग है कि भी हम ई-नैम की मंडियां नहीं चलाएंगे। ई-नैम की मंडी क्या है कि एक मंडी के अंदर किसान अपनी फसल को लेके आता है जो एमएसपी से अलग है, कोई धान या कोई मूंगफली या कोई भी ज्वार बाजरा कोई चीज लेके आता है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके लोड करना, अपलोड करना होता है और उससे देश की कोई भी मंडी जो ई-नैम से जुड़ी हुई है वो बोली लगा करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इससे क्या होगा, किसान को किसी भी देश की मंडी में कोई भी खरीदार 100, 200, 300 रुपए ज्यादा में उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस चीज का विरोध अगर हमारे आड़ती भाई करते हैं, उनकी आड़त तो तब भी मिलेगी, उनकी आड़त में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसान की फसल एक ही मंडी में भाव दबा के ली जाए। ये अनुचित है, ये किसान के हित में नहीं है। कृपा करके किसानों पर भी रहम करें और एक जो हम व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं कि किसान को देश में कोई भी खरीदार ऊंचा भाव देकर उसके माल को खरीदे, इस चीज में हमारे आड़ती भाइयों को भी सहयोग करना चाहिए। तो आप आड़तियों को समझा क्यों नहीं पा रहे सर? पहले किसानों को भी आपने कहा कि समझा नहीं पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, हम देखिए समझाने का उनका जो ये लालच है ये नाजायज है। सारे उनके विरोध के बावजूद भी हमने किसान को सीधा पेमेंट देना शुरू कर दिया है, किसान को सशक्त कर रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि किसान की जो भी फसल हो, कोई भी खरीदार देश के अंदर जो ई-नैम मंडी से जुड़ा हुआ है ऊंचे से ऊंचे भाव पर खरीदे और आड़ती का काम होता है कि अपनी आड़त को ले। अब उनको नई चीज में कुछ लोगों को शिकायत समस्या दिखती है, वो तो शुरू के अंदर इस देश में जब सोना के कारोबारियों पर टैक्स लगाया था उन्होंने भी हड़ताल की थी, जीएसटी लगाया था तब भी इसकी थी।
एक बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ भारत है। इसके साथ जो परिवर्तन है इसमें आने में कुछ लोगों को समस्या होती है। कुछ लोग ये हमेशा ही मंडी में बैठे हुए किसान के हक में दिखावा करते हैं, राजनीति करते हैं, जबकि वो किसान का भला नहीं करते। तो ये कुछ लोग राजनीतिक लोग भी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी सूरत में किसान का नुकसान ना होने दें। आवेदक हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, खेत की अभिलेख, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन के भीतर ई गिरदावरी के डाटा का सत्यापन में जो गलतियां हैं उसे कृषि विभाग हर्सटेक के डाटा के साथ मिलान कर उस डेटा को जिला उपायुक्त के माध्यम से सीआरओ को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सीआरओ को भी निर्देश दिया जाए कि वो अगले 3 दिनों में इस डेटा को ठीक करके उसे पोर्टल पर दर्ज करना शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में पहले की भांति हेल्प डेस्क भी स्थापित होगा ताकि किसी भी किसान को कोई दिक्कत न आए। इस हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि और संबंधित विभाग के अधिकारी तैनात होंगे। हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायत का भी निवारण किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को उनकी फसल का ब्यौरा घर बैठे ही देखने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से अब किसानों को फसलों से संबंधित जानकारी के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। किसानों को अब इस एक पोर्टल के माध्यम से फसलों को बोने की जानकारी, मंडी में बिक्री की सुविधा, सरकार की ओर से खाद, बीज और मशीन की सुविधा प्राप्त हो जाती है। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर अधिकारियों को सभी राजमार्गों पर उपयुक्त साइन बोर्ड लगाने और दुर्घटना संभावित इलाकों की पहचान कर वहां पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ये निर्देश दिए गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। सड़क हादसों में हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन का यही प्रयास है कि किसी भी तरह से सड़क हादसों का आंकड़ा नीचे लाया जाए। समय समय पर सख्त कदम उठाए जाते हैं तो नियमों को भी और ज्यादा सख्त किया जाता है। लोगों को जागरूक करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में रोड सेफ्टी फंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और निर्देश देते हुए कहा कि भारी वाहनों का बार बार लाइन बदलना दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है। ऐसे में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर यात्री और भारी वाहनों का चलन अलग अलग सुनिश्चित किया जाए। बाएं ओर चलने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए जाए। नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। सभी राजमार्गों पर उपयुक्त लाइट, साइन बोर्ड व सौंदर्यकरण का कार्य तेजी से किया जाए। रिफ्लेक्टिव टेप व साइन बोर्ड भी लगाए जाए। रात्रि के समय ब्लाइंड स्पॉट व क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने का प्रयास किया जाए। बैठक में नियमों को सख्ती से लागू करवाने और जागरूकता के लिए बजट को भी मंजूरी दी गई। लगभग 36 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों को आवंटित बजट का सुनियोजित ढंग से उपयोग हो। समितियां सड़क सुरक्षा के लिए गतिविधियों का चार्ट तैयार करें। प्रत्येक गतिविधि की समय सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए और साथ ही खर्च की जाने वाली राशि का भी उल्लेख किया जाए। जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 30-30 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा यमुनानगर, पलवल और सोनीपत में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। संस्थान के लिए विभिन्न कार्य हेतु 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग को भी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए भी उच्चतर शिक्षा विभाग को 1 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि अब तकनीक का उपयोग कर लाइव मैप के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां ज्यादा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। लाइव मैप पर ऐसे स्थानों के लिए
स्वतः एक ग्रिड तैयार हो जाता है, जिससे पुलिस को तुरंत ऐसे स्थानों की जानकारी मिलती है। इसीलिए सड़क सुरक्षा गतिविधियों के तहत सभी हितधारक विभागों जैसे पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के साथ भी ये डाटा साझा किया जाए, ताकि ऐसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। कुल मिलाकर शासन प्रशासन के यही प्रयास हैं कि सड़क हादसों का ग्राफ नीचे आए और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। वहीं पलवल के लघु सचिवालय में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला लोक संपर्क और परिवाद समिति की मासिक बैठक ली। शिकायतों का मौके पर उनकी ओर से निपटारा किया गया। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की कोई कमी या परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। कभी जनता दरबार से, कभी कष्ट निवारण समिति की बैठक करा के, ताकि आम जनता के मुद्दों को दूर किया जा सके। इसी कड़ी में पलवल के लघु सचिवालय में सहकारिता, अनुसूचित जातीय और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला लोक संपर्क और परिवार समिति की मासिक बैठक ली। मीटिंग के पटल पर 16 शिकायतों को रखा गया, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान हुआ। इन शिकायतों का हुआ समाधान। होडल के विधायक जगदीश नायर के पैतृक गांव पेंगलतू में अवैध कब्जे का मामला, पलवल के वार्ड नंबर 18 से जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से 2 साल से पेंशन नहीं बनाने का मामला, गांव वाता के किसान ने सिंचाई विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप, रेलवे लाइन पार इलाके में पानी निकासी न होने का उठा मुद्दा, गांव वाता के किसान सतीश ने खेती के लिए पट्टे पर ली थी पंचायत की जमीन, सिंचाई विभाग की लापरवाही से फसल हुई पानी से लबालब। जिसमें पहले मूंग की फसल बोई थी तो पहले अवैध पुलावे नहर जाती है उधर निकलती हुई, तो उन्होंने अवैध पुलावों की वजह से पहले तो मूंग की फसल कर रही थी पीछे कटी, फिर उसके बाद धान की फसल लगाई। मैंने कई बार अधिकारियों से भी, सिंचाई विभाग के वैसे अधिकारियों से भी, यूपीए सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी कई बार मिला, लेकिन उनका अवैध पुलावे का कोई नहीं हुआ। फिर मैंने धानों की फसल लगाई। 28 जुलाई को बारिश भी हुई और अवैध पुलावे भी अधिक चले, करीब पानी चलिए। फोटो में अगर देखोगे तो बाढ़ से भी ज्यादा पानी, आदमी भी डूबने के लिए तैयार हो गया। मैंने वहां में जाकर फिर मैंने शिकायत लगाई उन अधिकारियों से। मैं अपने सिंचाई विभाग से भी मिला, लेकिन उनने टालते 15 दिन बीतते चले गए। 15 तारीख को सुबह से एसडीओ साहब ने मेरे पास एक जेई साहब को भेजा। उन्होंने कहा भाई ये हमारा तो मैटर नहीं, भाई नाले को हम खुदवा नहीं सकते क्योंकि पानी है, क्योंकि वो सर नाला पॉपलाइन से खुद सकता था, छोटी जेसीबी से नहीं खुदता था। मेरी फसल का मेरी आज 15 दिन हो गए, इस फसल को बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, ये सारी कुछ मर जाएगी। हमारे बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए उसके लिए परेशान हो जाएंगे हम। लेकिन उससे चलते चलते 20 दिन और 5 दिन उन्होंने उस बात को कहते हैं भाई इसको तो कोई और सिंचाई का तुम अगर तेल का इंतजाम कर दोगे तो हम वो लगा देंगे, नहीं तो और कोई इंतजाम नहीं है। मैं उसके बाद फिर एसडीएम साहब से मिला। मैंने सिंचाई विभाग के कुछ पेट्रोल वगैरह आते उत्तर प्रदेश के भी मेरे से मिले, मैंने उनके भी खिलाफ दी। उन्होंने और उनसे मुझको ही धमकाया पानी निकालने की वजह में कि सर ये अवैध पुलावे आपकी मर्जी से ही तो चल रहे हैं, बिना आपकी मर्जी से आपने तो पैसे ले लिए, मैं जेब भर लिया, किसान दूसरे आदमी ने फसल पका ली, लेकिन नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। सर मेरे नुकसान की आप बचाव के लिए या तो इन पुलावे को कृपा करके इतना तो बंद करवा दो जो भाई ये पानी निकल जाए किसी तरीका से। उन्होंने उल्टा मुझे ही धमकाया। मैंने उनके नाम भी दिए सर, मैंने उसकी कंप्लेंट एसपी साहब को भी दी। एसपी साहब ने तुरंत उसकी कार्रवाई करते हुए थाना तक तो पहुंचा दी, पर लेकिन आज तक एसएचओ साहब आज तक भी मेरी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे उसमें धमकी पे धमकी बार बार मिलती रही। उसके बाद फिर मैं एसडीएम साहब से मिला। एसडीएम साहब ने वीडियो साहब एक्शन साहब से भी सिंचाई विभाग से बात की, भाई कोई ना कोई समाधान है, किसान मारा जा रहा है। उन्होंने पटवारी साहब को मौके पे भेजा, पटवारी साहब गिरदावरी करके लाए, उन्होंने नुकसान के सारे नंबरों को लिख के लाए। भाई जो नुकसान बिल्कुल फसल नष्ट होगी सर, मेरी इससे ज्यादा मेरी तो सर यही गुजारिश है, मेरी फसल तो नष्ट होगी।
इन सभी शिकायतों के बाद कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और डीसी मुनीश शर्मा ने विभाग को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। 16 परिवार थे, जिसमें से 8 को डिस्पोज ऑफ किया है और 8 पेंडिंग है, जिनमें दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश सभी अधिकारियों को दिए। शिकायतें हैं, विधायकों ने शिकायतें करी है और एक किसान की फसल नष्ट हो गई, बात गांव में। देखो, अधिकारियों से बात करने से जैसे पता लगा कि भाई यूपी का वो एरिया है, लेकिन किसान हमारे हरियाणा का है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी कहा है कि इसका मुआवजे का किया जाए, मुआवजा मिलना चाहिए। और जो आगे जो गड़बड़ है वो यूपी सरकार से, यूपी के अधिकारियों से और हरियाणा के अधिकारी आपस में बैठकर एक काम करें और जो भी शिकायत है, जो भी समस्या है किसान की, उसको आगे नहीं होनी चाहिए, ऐसी हिदायतें दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कैबिनेट के दूसरे मंत्री लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की मांगों को सुनते हुए जल्द से जल्द दूर कर रहे हैं, ताकि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आने पाए। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।